ओके, तो कल हमने रेशियोज के बारे में बात की थी, आज थोड़ा सा प्रोपोर्शंस के बारे में बात करेंगे, एक दो ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रोपोर्शंस को लेके जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो टर्म्स यूज किए जाते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा चेक करेंगे। ओके, एंड उन टर्म्स को लेके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए। सो कल जो सेशन हुआ था उसके रिगार्डिंग इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? I'll just count till 5, guys. If there is anyone who is having any doubt with respect to yesterday's session, they can ask. Okay, so 5, 4, 3, 2, 1. Awesome, guys. Okay, so let's start with proportions today. Okay, so देखो इस तरीके का साइन आपने कई बार देखा होगा, राइट? है ना, दो बार ये रेशियोज बने होते हैं, तो इस साइन का मीनिंग क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग, है ना। चलिए इसे देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1:2, 1:2, और मैंने फिर दो रेशियोज डाल दिए और यहाँ पे लिख दिया कितना, 3:6। ओके, so this is similar to, अगर मैं इसे वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखता हूँ, A/B is C/D, है ना। तो ये रेशियो का मतलब तो आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है, A/B, और इसकी अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू डाल सकता हूँ, दैट्स गोना बी इक्वल टू व्हाट, C/D। ठीक है, आप इसे फर्दर अगर सॉल्व करके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दीज, है ना। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको क्या मिल जाएगा, A/D इज गोना बी इक्वल टू व्हाट, B/C। ठीक है, तो ये A/D क्या है, बेसिकली A/D है आपका ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ये जो क्या है, ये एक्सट्रीम टर्म्स है, एक्सट्रीम कॉर्नर के टर्म्स है ये, है ना। सो दीज आर व्हाट यू कॉल इट एज एक्सट्रीम्स, गाइस, है ना। और ये वाले जो टर्म्स है वो पास वाले टर्म्स, वी कॉल देम एज मीन्स, है ना। तो ये वाले जो है ये मीन्स कहलाते हैं, ये वाले एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, आपका जो मीन्स का प्रोडक्ट होता है ना, so product of means is actually equal to the product of extremes, guys. Okay, so product of the means is gonna be equal to what, product of extremes. So आपके means कौन कौन से हैं, B into C, आप directly B into C is equal to लिख सकते हैं क्या, A into D, है ना। या फिर आप चाहें तो रेशियो के फॉर्म में से कन्वर्ट कर सकते हैं, A upon B is equal to C upon D, and then क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे भी सेम वैल्यू आपको मिलती है। Okay, so ये साइन अगर कहीं पे भी लिखा रहा, so this is what you have to do, guys. Okay, a quick yes if everything is clear till now. Yes, awesome, guys. Okay, now अभी कभी कभी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में लिखा रहता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। ओके, सो एक क्वेश्चन कभी कभी आता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन प्रोपोर्शन, या फिर वो आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन प्रोपोर्शन आता है, कभी कभी फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शन आता है, कभी कभी आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या होता है और हमें इसे फाइंड कैसे करना है, नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन की हेल्प से इसे समझ लेते हैं पहले। सो ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू 1 है, सेकंड वैल्यू 3 है, थर्ड वैल्यू क्या है, 4 है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शन। सो गाइस, जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए बोले तो आप जो फोर्थ वैल्यू है उसको मान लीजिएगा कितना, x। ठीक है, विल जस्ट अस्यूम दिस वैल्यू टू बी x। तो ये चार वैल्यू हो गए, इसमें से जो चौथा वैल्यू x मुझे फाइंड करना है। नाउ आई विल राइट दीज इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। सो 1:3, फिर यहाँ पे डबल रेशियोज 4:x, एंड देन आई विल फिगर आउट द वैल्यू ऑफ x। तो मुझे पता है इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। So 1 into x is gonna be equal to 3 4s are 12. Therefore the value of x comes out to be equal to 12. मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है x की वो कितनी आएगी, 12 आएगी। So what is the fourth proportion? The fourth proportion will come out to be equal to the number 12. Okay? फटाफट इस चीज को नोट कर लीजिए because we'll be solving a question on this thing, है ना? So लिख लीजिए and let me know once you've noted it down, guys. Hello. सर एक बार और समझा दो, अभी ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ कृष्णकांत, क्या एक बार और समझा दो क्या बताया, अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहा था।
ओके देखो कृष्णकांत, हम प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ साइन पहले कभी आपने देखा होगा, राइट? है ना? सो ये जो साइन है, इस साइन का मतलब होता है डबल प्रोपोर्शनैलिटी को बताता है, ठीक है? और ये है रेशियो, ये तो मुझे पता है रेशियो क्या होते हैं, ठीक है? तो मान लो कृष्णकांत, अगर ए रेशियो बी के बना है और फिर यहाँ पे डबल रेशियोस में सी रेशियो डी के बना है आपको, ओके? तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन दोनों एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों मीन्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है? इसे हम कहते हैं क्या? एक्सट्रीम्स, ओके? और इसे हम कहते हैं क्या? मीन्स, ठीक है? तो एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा a इंटू टी और मीन्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा b इंटू सी। इसको भी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सेम चीज मिलती है, ad इज इक्वल टू b इंटू सी, ठीक है? सो कृष्णकांत, क्लियर है आपको ये सब चीजें? यस सर। ठीक है, ऑसम। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। तो कृष्णकांत, जैसे हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, यहाँ पे 3 वैल्यूज थी, चौथे को मैंने x मान के रेशियो में लिख लिया, एंड दैट्स हाउ आई फिगर आउट द वैल्यू ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शन। ओके कृष्णकांत? ओके सर। ठीक है, सर चलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। Sir, can you teach in English? Like I did not know the proper in Hindi, so can you Okay. teach in Hindi English? Okay, okay, Raju, I'll do that as well. Okay. Okay, sir. Thank you. ठीक है, so till now whatever we have talked, so is it clear to you the proportion thing that I was talking about? Yeah, sir. I'm a bit clear, but And from now I'm onwards I continue. actually I just want to know whether I have to repeat this thing or I just have to carry on with the. yeah. You can review. Can you review, sir? No, I'm asking you whatever we have discussed till now. Is it clear to you or not? Yes, a little bit clear. Not Okay, not fully almost. I clear. think okay. Okay, so you're aware of this thing, right? So these are what? These are ratios, है ना? Okay, and whenever you get something like this, so this is how you have to represent. That's it. That's the only thing. Okay. Yeah, Okay. fine, sir. Fine. Awesome. So fourth proportion is clear to everyone, guys. Now we'll learn how to find the value of mean proportion. Okay. Now, if I talk about mean proportion, so mean proportion means you have to figure out the value of means, guys. Right? So as we can see that for A ratio B, and then we have double ratios for C ratio D. So these are what? These are the means and these are the extremes. To find the value of mean proportion means I need to find the value of means. Okay. So what I'll do is I'll just take the first term as 2 and I'll take the last term as 8 and I'll assume these values to be equal to x. Okay. So whenever you have to find the value of means, you'll take the first term as 2 and the second term as the last term and you'll assume both the values as equal to x. Okay, now we can simply write the product of the means, which is nothing but x square, is going to be equal to the product of extremes, which is going to be equal to 16. So that's how the value of x will come out to be equal to under root of 16, which is nothing but 4. Okay, so what's going to be the mean proportion of this thing? The mean proportion will come out to be equal to 4. Is this clear to everyone, guys? A quick yes in the chat box, please. Yes, Prem, the proportions will always be with 4 values. Awesome. Okay, so quickly, if there is any doubt with respect to anything, the person can unmute yourself and ask. Okay, perfect. So let's try to move to third proportion now. Okay, so for mean proportion, what do? We need to figure out the value of mean, so we assume them to be equal to x. Now, if I talk about the third proportion, so 3 and 15 are given to us. So when we are asked about third proportion, what I'll do is I'll take one number as 3 and I'll take the other number as 15, whatever the numbers are given to me. And then after double proportionality, I'll put the number 15 once again and I'll assume this number to be equal to x. Okay, I'll assume this number to be equal to what? X. Now, product of the means, which is nothing but 15 into 15, is going to be equal to product of the extremes, which is nothing but 3x. So 3 5s are 15, 15 5s are 75. So the value of x will come out to be equal to 75. So the third proportion of this thing is going to be equal to 75. Okay. So in general, in the examinations, the questions are directly asked. Okay, it will ask you the value of fourth proportion. It might ask you the value of mean proportion. It might also ask you the value of third proportion. Okay. So what you have to do is you just have to use these techniques. For fourth proportion, you put the value x over here. You can solve it. For mean proportion, it's gonna be 2 ratio x ratio 8. And for third proportion, it's gonna be 3 ratio 15 ratio 15 ratio x. And that's how you can figure out the values, guys. Okay.
Is there anyone who is having any doubt with respect to this thing? सर मीन्स थर्ड प्रोपोर्शन लिया था तो हम लोग ने पहले ही वैल्यू निकाल दिया ना 15 लिख के 3 नहीं नहीं, ये थर्ड ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आप इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ नहीं बोल सकते, ठीक है? थर्ड प्रोपोर्शन मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर 3 और 15 को मैं टर्म्स में लेके चलूं तो व्हाट्स गोना बी द नेक्स्ट टर्म? सो 3 में अगर आप 5 मिला के 15 बना रहे हो तो 15 में 5 मिला के 75 बनेगा, एक ऐसा ये तरीका भी बोल सकते हो। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसा आएगा? 3 into 5 15, 15 into 5 75। ओके ओके वैसे थर्ड प्रोपोर्शन होता है ये। थैंक यू If two values are given, then middle values are always identical now. Dharmaraj, it depends what value needs to be found. For example, yeah, okay, we can see that. Yes, the middle values will be always identical. It's just that for mean proportion, I'll assume middle values to be x, and for third proportion, I can just assume take them values to be 15 only. So yes, you can generalize it by saying that the middle values will be same. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Awesome, guys. So now what you have to do is you have to solve these 3 questions. Please solve the questions and type your answers in the chat box privately. Also, please type all the 3 answers together, guys. ठीक है? एक आंसर लिखना, फिर थोड़ा सा स्पेस डाल के दूसरा लिखना, फिर थोड़ा स्पेस डाल के तीसरा लिखना, ठीक है? Yes, Ganesh, we'll be discussing this question of third proportion, then you can review it. Yes, Mukul, the answers are correct. Milan, type all the 3 answers together. Good job, guys. Okay, Jayesh, the answers are incorrect. Please check them once again. Shitesh, the answers are correct. Dharmaraj, correct. Ashrit, correct. अजरुद्दीन, एक गलत है, बीच वाला चेक करो दोबारा से. रोशन, correct. Sarang, correct. Good job, guys. Awesome. Rishikesh, correct. Yeah, Dharmaraj, definitely you can solve it without pen and paper. That's a good thing. Animesh, first wala और third wala correct है, second wala is incorrect. It's okay, Krishnakant, आगे से ध्यान रखिएगा आप. Rishabh, correct. Tushar, correct. Neeta, correct. Chale, let's have a look at the solution, guys. It says find the fourth proportion. It means let's assume this value to be x. So 2:6, then 2 ratios and 9:x. So product of the extremes is going to be 2x is equal to product of the means, which is going to be 6 into 9. So 2 3s are 6. Therefore, the value of x comes out to be equal to 27. So the answer for this one is going to be 27. For this one, for mean proportion, I'll write them as 3:x, then 2 ratios x ratio 27. Okay. So product of the extremes is equal to product of the means. X square is equal to 3 times of 27, which is nothing but 81. Therefore, the value of x will come out to be equal to 9. So over here, the answer is going to be 9. For this one, we need to find the third proportion. So we'll write it as 4:20 and then 2 ratios 20:x. So product of the extremes is equal to product of the means. Therefore, 4x is equal to 400. So x is equal to what? 100, guys. Okay, so the answer for this one will be 100. 27, 9 and 100 will be the correct answers.
Good to see that a lot of people have answered them correctly. विवेक ध्यान रखिएगा, आप everyone पे भेज रहे हैं, privately भेजना है आपको. Okay, guys, those who haven't understood the concept, please unmute yourself and ask the question. I'll count till 5, guys. If you have any doubt, you can ask over here. 5, 4, 3, 2, 1. It's good to see that everyone is understanding everything. Awesome, guys. Now we'll be studying something called as variations, guys. Okay. Variations में दो चीजें हैं. There is something called as direct proportionality and there is something called as inverse proportionality. Okay. So we'll be starting both the things. Firstly, we'll be talking about direct proportionality. Okay. So let's try to understand what is this direct proportionality. Okay. So this is the symbol which denotes that something is directly proportional. Okay. So if I write A is directly proportional to B, it means if I increase the value of A, the value of B will automatically get increased. Okay. For example, you can say that your anger is directly proportional to petrol prices, right? है ना? तो अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो गुस्सा खुद ही खुद बढ़ जाता है, राइट? वैसे ही पेट्रोल के प्राइस अगर कम होते हैं तो गुस्सा भी खुद ही खुद कम हो जाता है ना? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में क्या होता है? इफ समथिंग इज इंक्रीजिंग, सो इट्स प्रोपोर्शनल थिंग इज आल्सो गोना इंक्रीज, गाइस. है कि नहीं? How to remove the square root quickly? प्रेम वो square root quickly removal वाला वो स्पीड मैथ्स में देख लो, अदरवाइज आई टीच इट पर्सनली. ओके, सो प्रोपोर्शनैलिटी समझ में आ गई, गाइस. This symbol stands for direct proportionality. Okay, and इस तरह से you can relate it. ठीक है? किसी को कोई डाउट है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में? Awesome. अब देखो ये जो सिंबल बना है ना, इस सिंबल की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के बराबर नहीं है. अगर बराबर होते तो आई वुड हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर साइन. ओके, सो दिस साइन डिनोट्स प्रोपोर्शनैलिटी whereas this sign denotes equality. So in order to solve a question of proportionality, we need to convert this thing into equality, guys. Okay, so if I have a question in which a proportionality is given, the question could not be solved. So what I have to do, I have to convert this proportionality into equality to solve a particular question. Okay, so there is this trick of converting it into equality, guys. Okay, so what you can do is, in order to remove this proportionality, you have to put a constant over here. Okay, for example, if I have been given A is proportional to B, and if I want to put an equality over here, let's say if I am writing A is equal to, so this has to be accompanied by a constant K. Okay, so this can be removed and written as A is equal to K times of B, where K is what? It is a constant. Okay, is this step clear to everyone, guys? The proportionality thing? Yep. Okay, so as I can see A is equal to K times of B, from this next step I can write A upon B is gonna be equal to what? K. And what is K? K is a constant, guys. Okay, A upon B is constant. It means what? It means that A1 upon B1 is gonna be equal to A2 divided by B2, guys. Okay, है ना? A upon B constant है, मतलब क्या? A1 upon B1 is equal to A2 upon B2 हो जाएगा. When we will do the examples, आपको और अच्छे से समझ में आएगा. Okay, so the proportionality could be removed, and whenever it is removed, it needs to be accompanied by a constant. Okay, so is there anyone who is having any doubt with respect to this proportionality thing, the meaning of proportionality, or how to remove the proportionality? A2 upon B2 कैसे इक्वल है? ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे आर्टिज रखना है कि इसके पीछे कोई रीजन है. ओके, चलो इस चीज को इस तरह से समझने की कोशिश करो कि लेट्स से डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, राइट? है ना? जितना दूर जाना है मुझे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? है ना? है कि नहीं? मान लो आपकी मैंने स्पीड को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया. ठीक है, कि आपके पास एक बाइक है, द स्पीड ऑफ द बाइक इज 50 किलोमीटर्स पर आवर. इट इज फिक्स्ड, so you cannot change the value of speed. It means what? If I increase the amount of distance which needs to be traveled, I'll be taking more time to travel it, right? है ना? And if I decrease the amount of distance to travel, I'll be taking less time to travel it, right? Okay, so I can say that d is equal to some constant into t. Okay, so it means d by t is gonna be equal to constant. मतलब क्या?
कि d1 अपॉन t1 विल बी इक्वल टू d2 अपॉन t2, है ना। तो मान लीजिए आप 100 किलोमीटर चल रहे थे 10 घंटों में, तो आप इससे निकाल सकते हो कि 200 किलोमीटर चलने में आपको कितने घंटे लगेंगे। गेटिंग द रिलेशन नाउ पारस? हाँ ये Yes. 200 फिर ये D2 की वैल्यू होगी ना, और 20 हाँ, फिर T2 है। yes, if this is 100, so let's say t1 is going to be 10, so if it becomes 200, so t2 will come out to be equal to 20, like that. Okay, got it. got it, awesome. So guys, let's have a look at this thing once again. So let's say I have distance is directly proportional to time. Okay, so as I can see that if I increase the value of distance, the value of time is going to increase, है ना। So what I'm doing, I'm fixing my speed to let's say 100 kilometers per hour. Okay, so ज़्यादा distance के लिए I require ज़्यादा time, lesser distance के लिए I would require lesser time. Okay, so that's how to remove the proportionality I'll be writing distance is equal to k into t. Okay, now this constant could be anything, guys. This constant could be anything. Okay, in general, some people suggested कि इस constant को हम fix कर देते हैं. They said कि this is gonna be equal to our speed. Okay, so that's how you got to the formula. Distance is equal to speed into the time. Okay, so if you fix your speed, your distance would directly become related to time. Okay, sometimes you can see something written as distance is directly proportional to square of the time. Okay, so now if you remove the proportionality, it is going to be distance is equal to k times square of the time. Okay, so in this particular case you can write d1 upon t1 square is going to be equal to what, d2 divided by t2 square. Okay, so if it is a square proportionality, you can write it in this particular way. Sometimes you can see people writing distance is directly proportional to cube of the time. Okay, so again distance is going to be equal to k times of t cube. Okay, so it means d by d cube is what, it is constant. So I can write d1 upon d1 cube is going to be equal to what, d2 divided by d2 cube. Okay, chaliye. So if there is anyone who is having any doubt with respect to what is proportionality and how to remove it, या फिर जो कुछ मैंने लिखा है उसमें भी कुछ डाउट हो तो प्लीज आस्क मी गाइस। काउंट टिल 5। या पंकज गो अहेड। सर एक बार फिर से समझा दूं। कौन सा पार्ट पंकज? मेरे को थोड़ा ना कांस्टेंट के पार्ट में थोड़ा डाउट है। ओके पारस, आई कम टू दैट। हाँ पंकज बोलो। सर स्पीड इनटू टाइम वाला। स्पीड इनटू टाइम वाला पार्ट? हाँ सर। ओके ठीक है, मान लो कि आपकी स्पीड जो है मैंने फिक्स कर दी है, ठीक है ना। आपकी स्पीड मैंने कितनी फिक्स कर दी, 100 किलोमीटर पर आवर फिक्स कर दी है, ठीक है। और आप इस वक्त मुंबई में हो और आपको जाना है कहाँ तक, पुणे तक, ठीक है। मान लो मुंबई और पुणे के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर का, ठीक है। ओके, तो मुझे पता है कि आपका जो डिस्टेंस है इट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, दिस इज गिवन टू मी, लेट्स से, है ना। तो क्योंकि मैंने आपकी स्पीड को फिक्स कर दिया 100 किलोमीटर पर आवर से, तो जो डिस्टेंस लग रहा है मुझे एक सर्टेन टाइम पे कवर हो रहा होगा। मान लीजिए मुझे 200 किलोमीटर कवर करना है तो वो 2 घंटे में कवर हो जाएगा। फॉलो कर रहे हो? कौन था गाइस? अनम्यूट करो अपने आप को जिसने सवाल पूछा था। हु वाज दैट? किसने सवाल पूछा था अभी? पारस तुम्हारे साथ कौन था? पता नहीं सर। सवाल पंकज। ठीक है, रहने दो, नहीं सवाल नहीं। हाँ पारस आपका डाउट करो। ये कांस्टेंट की पूरी इक्वेशन में कैसे फिट हो रहा है, मेरे को थोड़ा उसमें डाउट है। ठीक है, क्लैरिटी थोड़ी चाहिए। सही, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, जो डिस्टेंस जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल है। कितना समझ में आया यहाँ पे आपको पारस? ठीक है, चलिए देखिए, डिस्टेंस टाइम के प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे क्या है, अगर मैं दूरी को बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे आपका टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा, राइट, है ना। तो 200 किलोमीटर कवर करने में आपको 2 घंटे लग रहे हैं, तो कल को 400 किलोमीटर कवर करना होगा तो आपको कितने घंटे लगेंगे? लगभग 4 घंटे लगेंगे, है ना। ज्यादा टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, और वहीं 200 के सिर्फ 100 किलोमीटर कवर करना होगा तो ये 1 घंटे में ही कवर हो जाएगा, है ना। स्पीड तो कांस्टेंट है। हाँ, स्पीड कांस्टेंट है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यूज ओरली बता पा रहा हूँ बिकॉज ये वैल्यूज बहुत सिंपल है, राइट, है ना। टेक्निकली मैं कांस्टेंट पुट करके ही निकाल रहा हूँ इनको। देखो कैसे निकाल रहा हूँ, बताता हूँ। ठीक है, आपके पास गिवन था कि जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर का कवर करने के लिए आपको जो समय लग रहा है वो कितना है, 2 घंटे का लग रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको मिटा देते हैं। ओके,
तो मान लेते हैं कि आपको एक पॉइंट ए से लेके कहाँ तक जाना था, बी तक जाना था, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो 200 किलोमीटर का था, ठीक है। उसको ट्रैवल करने में आपको कितने लग गए, 2 घंटे लग गए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी। और क्या गिवन था आपको कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। हाँ, अमीर सोयाल, आप अपनी ड्राइंग प्लीज कहीं और जाके करिएगा, ठीक है। दोबारा आपने ऐसा किया तो आई वुड हैव टू रिमूव यू। चलिए, है ना। सो डिस्टेंस और टाइम यहाँ पे आपके पास विजिबल है, ठीक है। सो 200 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स यहाँ पे था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे गिवन थी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ t। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट डाल दिया। ये स्टेप क्लियर है पारस? Yes, sir. हाँ। अब क्योंकि मुझे पता था कि 200 किलोमीटर चलने में मुझे कितना समय लग गया था, 2 घंटे, है ना। तो इसकी हेल्प से आई कैन फिगर आउट द वैल्यू ऑफ k व्हिच विल कम आउट टू बी इक्वल टू 100, राइट? Makes राइट sense. पारस, है ना। हाँ जी, हाँ तो जी. मैंने की वैल्यू निकाल ली, तो नाउ आई हैव एन इक्वेशन व्हिच सेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ t, ठीक है। तो पहले क्या थी मेरे पास, सिर्फ एक प्रोपोर्शनलिटी। अब उस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू एन इक्वेशन। इक्वेशन में कन्वर्ट करने से फायदा क्या हुआ कि जब जब मैं t की कोई वैल्यू डालूंगा तब तब मुझे डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती जाएगी, राइट, है ना। राइट पारस? हाँ जी, हाँ जी. यस। तो Follow अगर the कल को problem. किसी ने बोल दिया कि यार आपको 200 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगते हैं, बताओ 400 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल है कि 400 किलोमीटर चलना है तो d की वैल्यू डाल दोगे 400। सो d इज इक्वल टू 100 इंटू टी। डी है आपका 400, 400 इज इक्वल टू 100 इंटू टी। तो ये टी आ जाएगा कितना आपका 4। वहीं किसी ने बोला कि अच्छा बताओ कि अगर आप 5 घंटे ट्रैवल करोगे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लोगे। तो आपको अगेन पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 100 इंटू टी। आपको चलना है 5 घंटे तो डिस्टेंस कितना कर लोगे 100 इंटू 5, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर। अब ये आसानी से इतना क्यों आ जा रहा है, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोपोर्शनलिटी की थी बट आई कन्वर्टेड दिस थिंग इनटू इक्वालिटी, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू सॉल्व ऑल दीस क्वेश्चंस। क्लियर है पारस? Yes, sir. ठीक है, सब कोई डालता है. इट्स ओके। अभी और क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा, ठीक है। गाइस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी अगर कोई भी डाउट हो आपको। क्लियर है ये सब चीजें? ऑसम। नाउ लेट्स से इफ आई हैव बीन गिवन दैट the price the price is directly proportional, if I've been given that the price is directly proportional to time, okay, I've been given the price is directly proportional to time। किस चीज का प्राइस है ये, let's say it is the price of petrol, okay, the price of petrol is directly proportional to time given है मुझे, है ना। अब मुझे किसी ने बता दिया कि सुबह के let's say 12 बजे, दोपहर के 12 बजे at 12 PM the price was actually equal to what, या चलिए छोड़िए, किसी ने बता दिया कि 2 घंटे में जो मेरा प्राइस है वो कितने से बढ़ गया, लेट्स से इट इंक्रीज्ड बाय 50 रुपीस, ओके। सो माय प्राइस इंक्रीज्ड बाय 50 रुपीस इन 2 आवर्स। सो अब आपसे पूछेगा कि बताइए इन नेक्स्ट 7 आवर्स व्हाट्स गोना बी द इंक्रीज इन द प्राइस, ठीक है। सो इन 2 आवर्स में इफ द इंक्रीज इन प्राइस इज 50 रुपीस, सो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन प्राइस इन 7 आवर्स, है ना। और साथ में आपको दे दिया p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यू विल रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी, सो यू विल राइट इट एज p इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इनटू योर t, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव बीन गिवन कि जब 50 रुपए से बढ़ रहा था तो समय कितना लग रहा था, 2 घंटे का। यू विल पुट द वैल्यू ऑफ प्राइस एज 50, यू विल कीप द k कांस्टेंट एज इट इज और यहाँ पे 2, सो द वैल्यू ऑफ k विल कम आउट टू बी इक्वल टू कितना 25, है ना। तो कांस्टेंट की वैल्यू आपको 25 मिल गई। नाउ अब आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, it could be represented as p is equal to 25 times of t। तो आपसे पूछा बताओ 7 घंटे में कितना पड़ेगा, you can write p is equal to 25 into टाइम था 7 आवर्स का, ठीक है। तो 7 5 से 35, 7 2 14, 15 16 17, तो आपका प्राइस 175 से बढ़ जाएगा 7 घंटों में। 2 घंटों में 50 से बढ़ रहा है, 7 घंटों में 175 रुपए से बढ़ेगा, ओके। So information given will be something called as proportionality. To support this proportionality, some details will be given to you and then a question will be asked on this thing. Okay. So if there is anyone who is having any difficulty, please unmute yourself and ask. No one? Hello, sir. Yes, Animesh.
सर हम इसको x मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं ना इसकी वैल्यू हाँ, you can. It's just that कि the concept को मैं explain कर रहा हूँ simple में, ताकि difficult वाला आप लोग आसानी से कर पाओ, ठीक है? This is just for the explanation. बाकी आप वो कर सकते थे कि 1 घंटे में 50 तो 7 घंटे मतलब 25 तो फिर 7 से मल्टीप्लाई, you could have done it, okay? It's just a way of explanation, guys. ठीक है? ओके चलिए. Now, please have a look at another question. Okay, this one. Read the question carefully, guys. Try to analyze the question and solve it. Type your answers in the chat box privately, please. Yes, Mukul, the answer is correct. Oh, wait, just a second, Mukul. Okay, I'm getting answers from a lot of people. Guys, the distance is not proportional to time. The distance is proportional to square of the time. Those who are getting 150, please check your answers once again. The distance is proportional to square of the time. It is not proportional to time. Sarang, the answer is correct. Paras, the answer is correct. Okay, let's see. Sarang is what? Dharamraj, the answer is correct. Those who are getting 150, the answer is incorrect, guys. You've considered this as proportionality to be with time, but the proportionality is with respect to square of the time. Okay, good to see that a lot of people solving. Rishikesh Nilkhan, the answer is correct. Good job. Amir, the answer is correct. Rishabh, the answer is correct. Good job, guys. So let's have a look at the solution. The distance covered by a car is directly proportional to the square of the time elapsed. So distance is directly proportional to square of the time elapsed. So it could be written as distance is equal to some constant into t square. Okay. Now let's see, it says if the car covers 100 kilometers in 2 hours. So a distance of 100 kilometer has been covered in how many hours? 2 hours. Okay. So the value of k kitna ho jayega? 100 divided by 2 square is nothing but 4. So that's gonna be 25. So the value of our constant is 25. Let's put the constant in the equation, guys. So that's gonna be t is equal to 25 times of t square. Okay. Now it is asking what is the distance covered by the car in 3 hours. Okay. So when the time is 3 hours, what's gonna be the distance covered? The distance is equal to 25 times of time is of 3 hours. It's gonna be the square of time. That is nothing but 25 times of 9. Okay. 9 5s are 45, 9 2s are 18. So that's gonna be 225. Okay, so this is the correct answer, guys. Okay, yes, without pen and paper, Dharmraj. Okay, so these are simple questions. The actual difficult questions you'll be getting in the assignments. Okay, perfect. So I just count till 5, and if there is anyone who's having any doubt with respect to this thing, please ask. Okay, so 1 2 3 4 5. Awesome. It's good to see that everyone is following this. Okay, guys. So quickly, let's have a look at the next question and try to solve this question in 30 seconds. Okay, so your time starts now.
I've got two answers. Both of them are different. Okay, let me check it. The ball covers a distance of 200 kilometers in 2 hours. Paras, the answer is correct. Anuj, the answer is correct. Anuj Gupta, Paras, Kshitij, Sarang, Azharuddin, Shrikant, the answer is correct. Mukul, correct. Rishabh, incorrect. Jeevan, incorrect. Rishikesh Nilkhan, incorrect. धर्मराज ओरली हुआ क्या? Chandradika, correct. Rishikesh Tole, correct. Richa Sen, correct. Awesome, guys. Edwin, correct. Ashrit, correct. Roshan Jha, correct. Good, yaar. Good job, yaar, guys. Yes, Tushar, correct. अच्छा किसी किसी का नाम भूल जाता हूँ तो नाराज नहीं होना, ठीक है? Nida Ansari, correct. Okay, let's see, guys. So it says when a ball is dropped from a certain height, the distance covered by the ball is equal to cube of the time elapsed. Distance is covered by the ball is equal to cube of the. अच्छा proportional होना चाहिए था, guys. There's a mistake over here, but I believe you guys would have understood. The distance covered by the ball is proportional to cube of the time elapsed. That's gonna be distance is equal to k times of t cube. Okay. If the ball covers a distance of 200 kilometers in 2 hours, okay, 2 2s are 4, 2s are 8. The value of k will come out to be 100 by 4 is 25 once again. Now a relation is going to be t is equal to 25 times of t square. Okay, so it is asking us what's going to be the value of distance when the time of 3 hours is elapsed. Okay, so that's going to be 25 times of 3 squared. Okay, which is nothing but 25 times of 25 times of t cube, guys. Okay, sorry for the mistake. So 3 3s are 9, 3s are 27. Okay, now 25 into 27, you don't have to just simply multiply and write. Okay, you can convert it. Okay, this is 25 times of 25 plus 2. Okay, so 25 का square कितना होता है, which is 625, और 25 into 2 कितना होता है 50. तो ये हो जाएगा 675. ये ओरली भी हो सकता था, guys. कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? So 25 square सबको पता होता है, फिर 50 ऐड करना, 675 is going to be the correct answer. If there is anyone who is having any doubt with respect to the question, they can unmute themselves and ask. I'll count till 5. 5, 4, 3, 2, 1. Awesome. So I believe the proportionality thing is clear to everyone, guys. Okay. There is something called as inverse proportionality, which I'll be not discussing today. Okay. कुछ questions आप लोग करके आइए assignment में, and then we'll be solving questions from inverse proportionality as well. Okay. एक बहुत ही important question है, ठीक है? थोड़ा सा difficult है, लेकिन इस difficult question को आसान बनाया जा सकता है, ठीक है? So what I'll do is I'll just give you guys 3 minutes, 2-3 minutes to solve this particular question. Let me just start the timer. Dekho, if you can solve the question, it's good. If you cannot solve the question, then also it is good, guys. We'll just have a look at the technique which could be used to solve this question. Okay. So first attempt it. Your time starts now. I can see some answers over there. Vivek, the answer is incorrect. See if you can solve it once again. Vivek Anand. Manisha, that's incorrect. Please see if you can solve it once again. .
व्हाट इज द लॉस इन वैल्यू? एक डायमंड था जिसका प्राइस था 40,000. There's a diamond whose its price was 40,000 rupees. So the diamond has been broken into two pieces. The ratio of the weights is 1:3. Okay. So now they are asking what is the loss in value? तो अभी तोड़ने की वजह से ना वो 40,000 का नहीं रहेगा. The price is going to reduce. Okay. So वो reduction कैसे निकालेंगे आप? Using the proportionality. Okay. है ना? Now the diamond has been broken in terms of its weights, guys. ठीक है? And the weight is not given in the question. Okay, so these type of questions that you'll be getting in the examination, in these questions generally the weight is not given. Now as the weight is not given, we have the liberty to assume the weight to be equal to anything. Okay, तो आप weight की ऐसी वैल्यू को assume करो जिसको आप 1:3 में आसानी से डिवाइड कर सको. फॉर एग्जाम्पल अगर आप weight को 4 ग्राम्स मान लेते हो तो आपका weight कितना हो जाएगा? 1:3 के हिसाब से एक पीस का 1 ग्राम हो जाएगा और दूसरे पीस का 3 ग्राम हो जाएगा. Awesome, Bhushan, that's the correct answer. Okay. वैसे ही 4 ग्राम्स की जगह पे अगर आप उसे 8 ग्राम्स मान लेते हो तो 8 ग्राम्स को 1:3 में डिवाइड करोगे, सो 2 ग्राम्स और 6 ग्राम्स आ जाएगा, है ना? तो यू कैन एज्यूम द वेट टू बी एनीथिंग, ये लिबर्टी है आपके पास, है ना? लेकिन कुछ भी एज्यूम कर रहे हो तो एज्यूम कुछ ऐसा करो जिसको आसानी से 1:3 में डिवाइड कर सको. क्यों? क्योंकि 1:3 में आपको वेट को एनी हाउ डिवाइड करना है विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन. ठीक है, तो 4 ग्राम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, 8 ग्राम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, 12 लेके भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, 20 ग्राम लेके भी कर सकते हो, 16 ग्राम लेके भी कर सकते हो, व्हाटएवर यू गाइस फील कंफर्टेबल. देखो, ट्राई करो, सॉल्व करो. I'll wait for 1 more minute. Let's see if you guys can figure this thing out. Yes, Milan, कुछ बोलना है आपको? Okay, it was a mistake. ठीक है, कोई ना. धर्मराज, देखो काफी हद तक तो पहुंच चुके हो. ठीक है, सारा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, एक बार चेक करो. धर्मराज, आपने एक पार्ट के प्राइस की वैल्यू निकाली अभी. ठीक है, जो आपका वैल्यू लिखा है ना धर्मराज, दैट इज द प्राइस ऑफ 1 पार्ट. अभी कोशिश करो कि उसी प्राइस के हिसाब से सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या हो. ठीक है, और उन दोनों प्राइसेस को ऐड करके 40,000 से माइनस कर दो. सी धर्मराज, यू कैन गेट द आंसर. कुछ गलती हो रही है. सो धर्मराज, व्हाट डिड यू अज्यूम द वेट? कितने ग्राम्स किया? जयेश, द आंसर इज इनकरेक्ट. थोड़ा सा देखो ध्यान से. ठीक है, 4 ग्राम लिया ना, तो कितनी आई? कांस्टेंट की वैल्यू आ गई होगी 2500. देखो, P इज इक्वल टू K टाइम्स W स्क्वायर धर्मराज. ठीक है, सो आपका 2500 हो गया K. W डालोगे 3 तो फिर कितना आएगा? W अगर 3 डालोगे तो 9 टाइम्स आएगा. रोशन, लगभग सही जगह पे पहुंच रहे हो. जो वैल्यू डाली है वो गलत डाली है आपने. 40,000 से माइनस करके डालना पड़ेगा वैल्यू. धर्मराज, आपका वैल्यू आएगा 2500 जो आ रहा है ना, वो K आ रहा है आपका. ठीक है, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो. क्यों? क्योंकि 3 ग्राम से हिसाब से 3 3 9. यस रोशन, द आंसर इज करेक्ट. तो 22,500 मिलेगा धर्मराज. देखो गड़बड़ हो रही है वहां पे. चलिए, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. सो एज आई हैव सेड दैट the value, the weight is not given, so we can assume the weight to be anything, guys. ठीक है, तो
बहुत लोगों ने 4 ग्राम्स लेके चला, तो मैं मान लेता हूँ कि डायमंड का जो वेट है विच इज 4 ग्राम्स। ओके, सो 4 ग्राम्स व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:3, तो मेरा पहला पार्ट जो होगा लेट्स से पीस 1 है ना, तो इसे पीस 1 लिख लेते हैं, तो पीस 1 विल बी ऑफ व्हाट 1 ग्राम्स है ना, एंड पीस 2 विल बी ऑफ हाउ मेनी ग्राम्स 3 ग्राम्स है ना, क्योंकि रेशियो क्या है 1:3 है, तो 4 ग्राम्स को इफ आई डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो 1:3 तो 1 ग्राम और 3 ग्राम मिलेगा। ठीक है, now I have been given that the value of a diamond varies directly as the square of its weight. Okay, so it is directly proportional to square of the weight. ठीक है, so if I remove the proportionality I'll be writing p is equal to some constant into square of the weight. ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो डायमंड है उसका जो वेट है कितना 4 ग्राम्स है। ठीक है, so I can put the value of W is equal to 4, तो जब मैं वेट 4 ग्राम्स रखूंगा तो उसके हिसाब से उसकी प्राइस मुझे कितनी गिवन है 40,000 गिवन है। ओके, सो प्राइस इज इक्वल टू के इंटू 4 ग्राम्स का मैंने वेट माना तो 4 स्क्वायर और 40,000 की मुझे प्राइस गिवन है। ठीक है, सो के इंटू 16, so what's going to be the value of k guys? 40,000 by 16 is 20,000 by 8 which is 1,000 by 4 which is 2,500. okay, ये कैलकुलेशन ओरली होने चाहिए आपके। ठीक है, the value of k comes out to be equal to 2,500. ठीक है, नाउ अभी इक्वेशन बन चुकी है p is equal to 2,500 times of w square, मतलब अगर मेरे पास वेट होगा so I can figure out the value of price. So if the weight comes out to be of 1 grams, the price will be equal to what 2,500 into 1 square which is nothing but 2,500 rupees है ना, so this is the price of weight 1 grams है ना, so price of piece 1 का जो प्राइस है इट इज ऑफ 2,500 रुपीज। वैसे ही जो पीस 2 है, ठीक है, पीस 2 का प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस इज इक्वल टू अगेन 2,500 इंटू पीस 2 का वेट कितना 3, so 2,500 into w square, so that's gonna be 3 का square which is 2,500 into 9 guys। ठीक है, so 9 5 is 45, 9 2 is 18 or 4 22, so the value of this number will come out to be 22,500। okay, so पीस 2 का प्राइस कितना आ रहा है 22,500, पीस 1 का प्राइस आ रहा है 2,500, दोनों को ऐड कर दोगे आप, so प्राइस ऑफ पीस 1 प्लस प्राइस ऑफ पीस 2 is going to be equal to how much 22,500 plus 2,500, it's going to be 25,000 rupees। तो पहले इन दोनों को मिला के एक बड़ा पीस था पी जिसका प्राइस वाज 40,000 रुपीज, नाउ ये छोटे छोटे प्राइस में बढ़ चुका है तो इन दोनों का मिला के प्राइस हो रहा है 25,000 रुपए, तो लॉस कितने का हो गया मुझे, इसमें से ये घटा देंगे, सो 15,000 रुपए का लॉस हो गया उस डायमंड को तोड़ने की वजह से। ओके ओके ऋषिकेश, आई विल डू दैट, परफेक्ट धर्मराज। ठीक है, so guys, if there is anyone who is having doubt with respect to anything, please unmute yourself and ask। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ, वो 4 ग्राम कैसा सुन के मतलब। हाँ ओके, तो देखो जो भी वेट था मुझे उसको किस रेशियो में डिवाइड करना था 1:3 में, राइट है ना, ओके तो 1:3 में डिवाइड करना है, तो 1:3 में डिवाइड करना मतलब मुझे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कल हमने सीखा था ना, एक पार्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा और 3 पार्ट यहाँ पे मिलेंगे, तो 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ऐसा नंबर एज्यूम करो जो 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो डिवाइड करना आसान होगा है ना, जैसे मैंने 4 ग्राम मान लिया तो उसको डिवाइड करना आसान है, 4 ग्राम माना तो एक का प्राइस 1 ग्राम होगा, दूसरे का प्राइस 3 ग्राम होगा। अभी आप 8 ग्राम भी मान के कर सकते थे, तो एक का प्राइस 2 ग्राम हो जाता और दूसरे का प्राइस 6 ग्राम हो जाता। ठीक है, लेकिन आंसर आपका तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, ओके ओके चाहे 4 का कुछ भी मल्टीपल मान लो, आप 16 ग्राम ले लो, 20 ग्राम ले लो, 24 ले लो, 28 ले लो, 32 ले लो, 40 ग्राम ले लो, यू विल ऑलवेज गेट द आंसर इज द सेम 15,000 ओनली। ठीक है, तो लिबर्टी रहती है हमारे पास। 4 ग्राम क्यों चूज करता है, क्योंकि उसको रेशियो में डिवाइड करना आसान है। अगर रेशियो 2:3 होता तो मैं 5 ग्राम लेता, है ना 5 ग्राम लेता या 5 का मल्टीपल लेता, क्यों, क्योंकि 2:3 में 5 पार्ट होते हैं, उसको 5 से डिवाइड करना आसान है, राइट। ठीक है, so anyone who is having any doubt, please unmute yourself and ask me। ऋषिकेश, थोड़े क्वेश्चन समझ में आया आपको या एक्सप्लेन करना है वापस से? नहीं सर, समझा अभी। समझ गया ना अभी? ठीक है, हाँ। अच्छा ठीक है, ओके, आई जस्ट काउंट टिल 5 गाइस, है ना, सो 5 4
3, 2, 1. Awesome. ठीक है. So guys, we are basically done with the ratios and proportions part. Okay, we guys are done with the ratios and proportions part. ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, है ना. अभी आप लोगों को 2 काम करने हैं. ठीक है, सबसे पहला काम तो ये है कि जो भी मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आपको रात को ही मिल जाती है, राइट. ठीक है, तो उस रिकॉर्डिंग को एक बार दोबारा देखा करो. ठीक है, जो कुछ आपने सीखा है जस्ट वॉच इट वंस अगेन. ठीक है, और कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे. ठीक है, उस नए टॉपिक को मैं स्क्रैच से पढ़ाने वाला हूँ, है ना. कुछ पढ़ के आने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं टॉपिक का नाम भी नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज कुछ लोग पहले से वीडियो देख के आ जाते हैं. उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस यही है कि उसमें अगर कुछ और टेक्निक रही तो आप दोनों टेक्निक में कंफ्यूजन हो जाओगे. ठीक है, सो आई वोंट टेल द नेम ऑफ द टॉपिक, आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. ठीक है, सो कल आ जाओ, कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे वापस से. ठीक है, एंड टुमारो इज वेडनेसडे एंड देन वी हैव थर्सडे. ठीक है, अब देखो सीन कैसा है गाइस कि वो टॉपिक इन दोनों दिन में खत्म हो जाएगा. ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, नॉर्मल सा टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा आसानी से. ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट ये जानना है कि आपके जो असाइनमेंट है उसके क्वेश्चंस अभी तक हुए हैं कि नहीं. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस है गाइस इन दी असाइनमेंट. तो जिन लोगों ने कर लिए हैं वो 20 क्वेश्चंस, बहुत अच्छी बात है गाइस. जो लोग आज के लेक्चर के लिए रुके हुए थे ताकि सिलेबस खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ द सिलेबस इज फिनिश्ड, so please solve those 20 questions from the assignment. Okay, कल जब आप आओगे तो first 15 minutes में I'll just have a small doubt session for you in which I'll be discussing those questions. ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ मैं इन 20 क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कल नया टॉपिक शुरू हो जाएगा तो फिर पीछे रह जाओगे. ठीक है, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में गाइस सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट लगते हैं. ठीक है, आइडियली तो 20 मिनट ही लगने चाहिए, बट सिर्फ आपको आधा घंटा देना है. 20 के 20 अगर नहीं बनेंगे ना तो भी मैं पूरे 20 की 20 क्लास में कराऊंगा. ठीक है, अगर पूरे 20 नहीं बने तो भी मैं 20 के 20 क्लास में कराऊंगा, लेकिन एटलीस्ट खुद से एक बार अटेम्प्ट करके आना. ठीक है, तो फर्स्ट 15 मिनट में कल आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव विद द न्यू टॉपिक. ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो फटाक से पूछ लो. ओके, जस्ट अ सेकेंड, स्टॉप द रिकॉर्डिंग.